मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। जीरो एफआईआर क्या है, कब दर्ज होती है, कैसे दर्ज होती है, धारा 173 बीएनएसएस की संपूर्ण जानकारी आज का हमारा वीडियो यही है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीरो एफआईआर क्या होती है, जीरो एफआईआर का कानूनी आधार क्या है, जीरो एफआईआर के पीछे संबंध बड़ा क्या है, आधार जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है ललिता कुमारी विरुद्ध गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2013 का है। जीरो एफआईआर कब दर्ज की जा सकती है, जीरो एफआईआर कैसे दर्ज होती है, और कुल 10 उदाहरण सर मैं प्रैक्टिकली 10 उदाहरण भी मैंने आपको समझाने के लिए तैयार किए हैं ई बुक पीडीएफ के अंदर, जिसमें से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं सर कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, संज्ञेय मामलों की इतला और उस पे रिपोर्ट दर्ज करने के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि संज्ञेय अपराधों में इतला थाना प्रभारी को या पुलिस को दी जाएगी 173 में। और जीरो एफआईआर के संबंध में कोई स्पेशल धारा या कोई स्पेशल परिभाषा इसमें नहीं दी गई है, ना तो बीएनएसएस 2023 में दी गई है, ना ही बीएनएस 2023 में दी गई है। ये जो कंसेप्ट निकल कर सामने आया है, ये जीरो पे दर्ज होती है, इसलिए इसको जीरो एफआईआर कहते हैं। और ये जीरो पे दर्ज क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो नई संहिता जो लागू हुई है, इसमें ये स्टार्टिंग में ही बताया गया है इस धारा 173 में कि घटना चाहे किसी भी क्षेत्र में घटित हुई हो, ये आपके लिए रुकावट नहीं होगी। आप किसी भी थाने में उसकी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जब आप उस एफआईआर को दर्ज कराएंगे तो जीरो पे दर्ज की जाएगी, इसलिए एक प्रैक्टिस में और व्यवहार में जीरो एफआईआर उसका नाम चल गया। अच्छा, वहां दर्ज जीरो पे क्यों की जाती है, क्योंकि जिस थाने में आप अगर रिपोर्ट लिखाते हैं और उस घटना की सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन का अधिकार उस थाने को नहीं है, तब वो जीरो पे दर्ज करके उस एफआईआर को उस संबंधित थाने में भेज देते हैं जहां पर उसको इन्वेस्टिगेशन का अधिकार वहां पर उनको प्राप्त है, या जिस थाने के क्षेत्राधिकार में ज्यूरिडिक्शन में वो घटना घटित हुई है। तो इसलिए वो जीरो पे दर्ज की जाती है, क्योंकि हजारों एफआईआर दर्ज होती हैं भारत में। अब यदि उन एफआईआर को नंबर पे दर्ज किया जाएगा तो एक बहुत बड़ी संख्या और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड इस प्रकार से वहां पर हो जाएगा, जिस क्योंकि उनको आगे जांच तो करना नहीं है। अगर वो उसको नंबर दे देंगे तो नंबर देने का कोई औचित्य रहता नहीं है, ताकि वो अलग से पहचानी जा सके कि हाँ ये जीरो एफआईआर है, मतलब इसका क्षेत्राधिकार दूसरे थाने को है। तो इसलिए जीरो पे दर्ज की जाती है। और इसके मामले में जो मैंने अभी आपको बताया था सर कंसेप्ट, कि संज्ञेय मामलों में इतला थाने पर दी जाएगी और क्षेत्राधिकार का विचार किए बिना दी जाएगी। और दी जाएगी तो देने के दो तरीके बताए गए, मौखिक भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों द्वारा भी दी जा सकती है। धारा 173 बीएनएस से 2023 के तहत हम जीरो एफआईआर पर बात कर रहे हैं। तो एफआईआर जिसको हम प्रथम सूचना प्रतिवेदन या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं, ये भी उसी के अंतर्गत ही आती है। इसकी कोई स्पेशल धारा नहीं दी गई है, ये भी धारा 173 में ही आती है, ये भी एफआईआर ही होती है। लेकिन खाली जुरिडिक्शन की वजह से उसको जीरो पे दर्ज किया जाता है, और जहां उसका जुरिडिक्शन होता है जिस थाने में, वहां उसको भेज दिया जाता है। जब आप मौखिक एफआईआर थाने पर देते हैं जाके, तब पुलिस अधिकारी द्वारा उसको लिखी जाएगी और आपको पढ़कर सुनाई जाएगी और दस्तखत लिए जाएंगे। यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा उसको भेजी है थाने पर, तो 3 दिन के अंदर उस पे आपके दस्तखत करना जरूरी है। धारा 62 से लेकर धारा जो है कि 64 से लेकर 79 और धारा 124, ये महिलाओं से संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है। इसमें विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं कि यदि कोई महिला से संबंधित कोई अपराध होता है तो उसकी एफआईआर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लिखी जाएगी। यदि कोई दिव्यांग है, विकलांग व्यक्ति है शारीरिक मानसिक रूप से, तो ऐसी दशा में उसको ये सुविधा दी गई है कि उसके घर पे जाकर ही उसके जो है कि बयान लिए जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, या वो स्थान जो बता देगा उस स्थान पर जो उसके लिए आसानी हो वहां पर जाया जाएगा। और तुरंत 186 उपधारा 3 के तहत मजिस्ट्रेट के बयान भी लिए जाएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। और ये 173 की उपधारा 1 के तहत जो एफआईआर लिखी जाती है उसकी तुरंत निःशुल्क कॉपी उसको दी जाएगी। तो ये, और 3 से 7 साल के बीच में जो अपराध है तो उसकी प्राइमरी जांच की इंक्वायरी के बारे में बताया गया है। लेकिन संज्ञेय मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी, क्योंकि जो ललिता कुमारी वाला सर जो प्रकरण है जो मैंने आपको अभी बताया था जस्ट, ललिता कुमारी विरुद्ध गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2013, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा 5 जजों की पीठ ने इसको पारित किया है।
और इसने एक एक महत्वपूर्ण जो है कि न्यायिक सिद्धांत इसमें बताए गए हैं कि यदि संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाएगी तो उसको दर्ज करना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो इससे जीरो एफआईआर दर्ज करने की जो मामला है वो प्रबल और स्थायी रूप से मजबूत हो गया। पहले कई बार ऐसा होता था कि थाने पे जब आप जाते थे तो थाना प्रभारी ये कहते थे कि ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, आप वहां जाएं और वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराएं। लेकिन मैंडेटरी इस लैंडमार्क जजमेंट में कर दिया गया, उस ऐतिहासिक फैसले में, जिसकी मैं जानकारी आपको आगे दूंगा। और ये लैंडमार्क जजमेंट के तहत नए सिद्धांत पारित कर दिए गए और इसमें यह भी बताया गया है कि यदि संज्ञेय मामले के अपराध की सूचना दी जाती है तो उनको संबंधित पुलिस अधिकारी को दर्ज करना होगा, और यदि वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी इसमें जो है कि निर्देश बताए गए हैं। जब मामला इस स्तर पर आ जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर थाने पे जाएगा तो फिर क्षेत्राधिकार नहीं देखा जाएगा कि घटना कहाँ पे घटित हुई, और उसकी एफआईआर तुरंत दर्ज होगी। एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता दूं कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और उस समय आप प्लेटफार्म पर उतरे कुछ सामान लेने के लिए, और वहीं आपका जो है कि पर्स चोरी हो गया। अब आप सपोज करें कि आप आगरा रेलवे स्टेशन पर उतरे और वहां पर आपका पर्स चोरी हो गया, आपको पता लग गया, इधर ट्रेन एकदम से चल दी, आप तुरंत जो है कि प्लेटफार्म से ट्रेन के अंदर चढ़े और बैठ गए, और फिर आप जब अगले स्टेशन पर आए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप भोपाल पर आए, भोपाल स्टेशन पर आप उतरे। अब जब आप भोपाल स्टेशन पर उतरे उतरे तो घटना तो आपकी कहाँ पे हुई है सर? आगरा में घटित हुई है। आप ट्रेन के अंदर बैठ कर कहाँ आ गए? भोपाल। तो अब आप भोपाल के थाने में भी जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। वो जीरो क्षेत्राधिकार देखे बिना वहां आपकी जीरो एफआईआर दर्ज की जाएगी, और दर्ज करने के बाद वो उस संबंधित थाने को भेज दी जाएगी इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जो मुद्दा है सर, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। धारा 175 में जो संज्ञेय मामले होते हैं, जो संगीन और गंभीर प्रकृति के होते हैं, उसमें अनुसंधान करने के बारे में बताया गया है। और 175 बड़ी महत्वपूर्ण धारा है, और जब अनुसंधान पूरा हो जाता है तब चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाती है। वो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अब हम आगे मैं आप सीधे जीरो एफआईआर के संबंध में ही आपको आगे की जानकारी दूंगा। जीरो एफआईआर इसी के अंदर शामिल है सर, धारा 173 में। एफआईआर वो भी एफआईआर है और एफआईआर ये भी एफआईआर है। जीरो एफआईआर उसको सिर्फ इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो थाने पे जीरो पर दर्ज की जाती है। अब मैं आपको आगे की जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर से दूंगा। आइए सर, लेट्स गो। सबसे पहले सर हम ये समझ लेते हैं कि जीरो एफआईआर क्या होती है, इसकी सटीक परिभाषा। जीरो एफआईआर वह एफआईआर होती है जो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो और चाहे वह पुलिस स्टेशन उस अपराध पर स्थानीय अधिकारिता रखता हो या नहीं। अर्थात क्षेत्राधिकार की बाध्यता इसमें नहीं होती है। इस एफआईआर में नंबर जीरो डाला जाता है, इसलिए इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। ये इसका मुख्य कंसेप्ट है। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि जीरो एफआईआर का कानूनी आधार बीएनएसएस धारा 2023 की धारा 173। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है सर इसमें, जो मैंने आपको बताई थी कि 173 में जो बताया है संज्ञेय अपराध की सूचना। यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को देता है तो पुलिस बिना किसी विलंब के उसे लिखकर एफआईआर दर्ज करेगी, ये इसमें बताया गया है। इसमें यह नहीं कहा गया कि क्षेत्राधिकार अनिवार्य है, यानी एफआईआर कहीं भी दर्ज हो सकती है। इसके साथ साथ नीचे दो और महत्वपूर्ण धाराएं लागू होती हैं। जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद वह एफआईआर उचित क्षेत्राधिकार वाले थाने में भेजी जाती है, मतलब ट्रांसफर की जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि जीरो एफआईआर के पीछे सबसे बड़ा आधार जो है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। दर्ज तो पहले भी होती थी, लेकिन इस फैसले के बाद एक जो पुख्तगी आई, इसमें जो मजबूती आई, मतलब उससे जीरो एफआईआर एक तरीके से ये आप मान के चले कि किसी भी कंडीशन में उसको दर्ज तो किया ही जाएगा। हम इसको समझ लेते हैं कि ललिता कुमारी विरुद्ध गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2013-14 एसीसी 1 निर्णय दिनांक 12 नवंबर 2013 का फैसला है। यह एक संवैधानिक पीठ जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का भी कहा जाता है, उसका फैसला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस को अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करना ही होगी, मैंडेटरी रूप से सर इसमें बताया है। प्रारंभिक जांच केवल कुछ विशेष मामलों में की जा सकती है, परंतु एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद जीरो एफआईआर की अवधारणा और अधिक मजबूत हो गई। अगला हमारा पॉइंट है, जीरो एफआईआर कब दर्ज की जाती है? इसके बारे में कोई स्पष्ट नियम है क्या? इसको हम देखते हैं कि जब अपराध एक पर हुआ हो, मतलब उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा है कि एक से जगह पर अपराध हुआ,
पर शिकायतकर्ता किसी कारणवश स्थान X थाने तक नहीं पहुंच पा रहा है, कोई तत्काल खतरा, महिला अपराध, गंभीर अपराध हो तो पीड़ित को समय की कमी भी हो सकती है। पुलिस अधिकारी क्षेत्र का विवाद न करें, ऐसे में किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज की जा सकती है। अगला पॉइंट है हमारा, जीरो एफआईआर दर्ज कैसे होती है। तो सर, दर्ज होने का जो तरीका मैंने तो वीडियो के प्रारंभ में ही बता दिया है। प्रोसेस तब वही रहेगी जो 173 में है। मतलब क्षेत्राधिकार को देखे बगैर संज्ञेय मामले की कोई सूचना है तो वो पुलिस अधिकारी के द्वारा दर्ज की जाएगी, मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा। तो इसमें जैसे हम एक प्रैक्टिकली रूप से समझ लेते हैं उसको हम, कि पीड़ित या शिकायतकर्ता थाने जाता है, अपराध की जानकारी मौखिक या लिखित देता है, ड्यूटी ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर में 0 नंबर में उसकी एंट्री करता है। एफआईआर की कॉपी शिकायतकर्ता को निःशुल्क दी जाती है। थाना एसएचओ एफआईआर को स्केल और डिस्पैच करके उचित क्षेत्राधिकार वाले थाने को भेजता है और आगे की जांच वहीं का थाना करेगा। अगला देखते हैं सर हम 10 सरल और रोजमर्रा के उदाहरण जो जीरो एफआईआर कब कैसे दर्ज होती है। ये एक प्रैक्टिकली उदाहरण मैंने आपको समझाने के लिए सर तैयार किए हैं, जिससे आपको आसानी से चीज समझ में आ जाए। मोबाइल चोरी अलग राज्य में एफआईआर, एक उदाहरण नंबर 1 है। ये कुल 10 उदाहरण मैंने आप लोगों को समझाने के लिए तैयार किए हैं ताकि टॉपिक आपकी समझ में आ जाए, जीरो एफआईआर क्या है। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है सर, लेकिन हमें ये डाउट होता है कि आखिर ये है क्या। तो वो यही है सर, वो मेन, कि वो जीरो पे इसलिए दर्ज की जाती है क्योंकि उस थाने के क्षेत्राधिकार में आता नहीं है वो घटना। तो जिस थाने में आती है वह जीरो पे दर्ज करके उसको भेज दिया जाता है। आपका मोबाइल ट्रेन में ग्वालियर में चोरी हो गया, लेकिन ट्रेन आपको झांसी स्टेशन पर उतार देती है। आप झांसी के निकटतम थाने में जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अपराध ग्वालियर में, एफआईआर झांसी झांसी में जीरो एफआईआर, आगे केस ग्वालियर ही जाएगा। महिला पर हमला, दूसरा राज्य। एक महिला राजस्थान घूमने गई, जयपुर में उसके साथ छेड़छाड़ हुई। घटना के बाद वह सीधे दिल्ली वापस आ गई और डर की वजह से जयपुर नहीं जा सकी। वह दिल्ली के किसी भी थाने में जीरो एफआईआर दर्ज करा सकती है। अपराध जयपुर में हुआ, एफआईआर दिल्ली में, जीरो एफआईआर और केस जयपुर भेजा गया। यह हमारा दूसरा उदाहरण हो गया सर। अब हम देखते हैं सर इसका तीसरा उदाहरण, दहेज उत्पीड़न, दूसरे राज्य में पहुंच चुकी पीड़िता। कभी कभी ऐसी भी घटना हो जाती है। दहेज उत्पीड़न का मामला भोपाल में हुआ, पर अब पत्नी अपने मायके कानपुर में है और ससुराल वापस नहीं जा सकती। वह कानपुर में जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकती है। अपराध भोपाल, एफआईआर कानपुर, जीरो एफआईआर, केस भोपाल भेजा जाएगा। नाबालिग का अपहरण, बच्चे का अपहरण दिल्ली से हुआ, परिवार डर की वजह से चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ में जीरो एफआईआर करवा सकते हैं। अपराध दिल्ली, एफआईआर चंडीगढ़ और केस दिल्ली जाएगा। सड़क दुर्घटना में शहर बदल चुका है पीड़ित। आपकी दुर्घटना इंदौर में हुई, लेकिन इलाज के लिए आपको उज्जैन ले जाया गया। आप उज्जैन में जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अपराध इंदौर, एफआईआर उज्जैन, जीरो एफआईआर, केस इंदौर ट्रांसफर होगा। साइबर फ्रॉड, अपराध पता नहीं कहां हुआ, आपका बैंक फ्रॉड ऑनलाइन हुआ है, आपको पता भी नहीं है, या आप यह नहीं बता पा रहे हैं कि किस शहर से हुआ। आप जहां इस समय है वहां के किसी भी साइबर थाने में जीरो एफआईआर हो सकती है। अपराध का लोकेशन अनिश्चित, जीरो एफआईआर जहां आप हैं वहां हो जाएगी। महिला की घरेलू हिंसा, दूसरे राज्य में शरण ली। घरेलू हिंसा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुई, महिला सुरक्षा हेतु नागपुर आ गई, वह नागपुर में जीरो एफआईआर दे सकती है। अपराध बिलासपुर, एफआईआर नागपुर, जीरो एफआईआर, केस बिलासपुर जाएगा। आठवां उदाहरण है सड़क लूट घटना अन्य राज्य में। आपकी लूट पटना में हुई, लेकिन आप तुरंत ट्रेन से वाराणसी पहुंचे। तो समझ लेते हैं सर, घटना अन्य राज्य में, आपकी लूट पटना में हुई, लेकिन आप तुरंत ट्रेन से वाराणसी पहुंचे। आप वाराणसी से जीरो एफआईआर करवा सकते हैं। तीसरा है हत्या का प्रयास, पीड़ित दूसरे राज्य में पहुंच गया। आप पर हमला लखनऊ में हुआ, लेकिन गंभीर हालत में परिजन आपको दिल्ली एम्स ले आए। दिल्ली में जीरो एफआईआर दर्ज की जा सकती है। नौकरी पेशा ठगी एजेंट, दूसरे राज्य में, जैसे ठगी गुरुग्राम में रहने वाले एजेंट, यानी कि आप कोलकाता में रहते हैं, आप जीरो एफआईआर दे सकते हैं। अपराध गुरुग्राम में जैसे हुआ है। अब स्पष्ट नियम जो है, जीरो एफआईआर कब होती है? तभी होती है जब अपराध किसी दूसरे जिले राज्य में हुआ हो, पीड़ित अभी किसी और जगह हो, तुरंत एफआईआर दर्ज करना जरूरी हो और एफआईआर बाद में घटना वाले थाने को भेजी जाती है। ट्रांसफर मैंडेटरी हो जाता है उसमें। जीरो एफआईआर लिखने से पुलिस क्यों नहीं बच सकती? सुप्रीम कोर्ट ललिता कुमारी डिसीजन के अनुसार एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। क्षेत्राधिकार का विवाद एफआईआर रोकने का कारण नहीं।
पुलिस जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद में ट्रांसफर कर सकती है। एफआईआर दर्ज करने से इनकार करना गैर कानूनी बताया गया है। जीरो एफआईआर में किन अपराधों के लिए अनिवार्य है, जैसे कि जो भी संज्ञेय प्रकृति के अपराध हैं सर, जिसमें एफआईआर को मैंडेटरी बताया गया है, वो ही सब इसमें आ जाते हैं। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि महिला पर अपराध, यौन अपराध, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, दहेज, गंभीर चोट, दुर्घटना, साइबर क्राइम, धार्मिक अपराध और संज्ञेय अपराध, ये सभी जो भी संज्ञेय अपराध हैं सब इसमें आ जाते हैं। और जीरो एफआईआर लिखने के तीन मुख्य फायदे हैं। तत्काल कार्रवाई शुरू हो जाती है, पीड़ित को राहत मिलती है, सबूत नष्ट होने से बचता है। अब हम ये देखते हैं कि जीरो एफआईआर का आधार कोई एक धारा में नहीं लिखा है। 173 के अंतर्गत ही हम इसको समझ सकते हैं, एफआईआर का ताल्लुक इसी से है, लेकिन जीरो शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है सर उसमें। इसका सबसे बड़ा जो आधार है सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पीठ का फैसला जो है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। इसमें बताया गया है पुलिस यह हमारा क्षेत्राधिकार नहीं कहकर एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। यही वाक्य जीरो एफआईआर का जन्म बन गया, क्योंकि एफआईआर का क्षेत्राधिकार विवाद एफआईआर दर्ज करने से रोक नहीं सकता। ये जजमेंट में स्पष्ट बताया है। 2013 से जीरो एफआईआर पूरी तरह लागू हो गई है एक तरीके से, मतलब क्योंकि इसमें जो जजमेंट में दिया गया है कि जीरो मतलब कोई भी संज्ञेय मामला होगा तो उसको किसी भी वजह से रोका नहीं जा सकता क्षेत्राधिकार के कारण। तो वो जब दर्ज करेंगे, आप कहीं भी आप दर्ज कराएंगे तो वो जीरो पे दर्ज होगी, बस इसी रीजन से इसको जीरो एफआईआर बोला जाता है सर। बाकी सारे प्रावधान सब इन्वेस्टिगेशन सब कुछ इसी प्रकार से होता है। यह भारत का सबसे बड़ा सबसे अधिक ऐतिहासिक फैसला है जीरो एफआईआर के विषय में, आप कह सकते हैं, मतलब एफआईआर के विषय में वो। और एफआईआर भी के अंदर ही जीरो भी आती है सर, वो रहती है एफआईआर ही है, कोई अलग से उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा आधार है जो है कि धारा 154 सीआरपीसी और बीएनएसएस 2023 की धारा 173। यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध की सूचना देता है तो पुलिस उस सूचना को लिखकर एफआईआर दर्ज करेगी। यह कहीं नहीं लिखा है कि केवल क्षेत्राधिकार वाला थाना ही एफआईआर दर्ज करेगा, यानी किसी भी थाने में एफआईआर संभव है। इसी को जीरो एफआईआर के रूप में माना गया है। तीसरा आधार सर जो है कि जांच वही थाना करेगा जिसके क्षेत्र में अपराध हुआ। एफआईआर दूसरी जगह दर्ज होने पर उसे उपयुक्त थाने में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जीरो एफआईआर सबसे पहले 2013 के बाद अनिवार्य रूप से लागू हुई। ऐसा नहीं है सर, वैसे जीरो एफआईआर की अवधारणा पहले भी अनौपचारिक रूप से प्रयोग में थी। ऐसा नहीं है कि 2013 के बाद ही ये हुई, लेकिन कानून में अनिवार्यता इसकी तब बनी जब सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फैसला 2013 आया, ललिता कुमारी वाला। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए ने जीरो एफआईआर पर एडवाइजरी जारी की 2014 में। ये 2014 में जो एडवाइजरी जारी की गई थी, ये भी ये सर्वोच्च न्यायालय के उस लैंडमार्क जजमेंट के बाद ही की गई थी सर। सभी राज्यों के डीजीपी ने जीरो एफआईआर पर सर्कुलर जारी किए 2014 और 16 में। क्या कोई सरकारी आदेश है? हाँ, एमएचए का इसमें है सर एडवाइजरी और कानूनी आधार। एडवाइजरी नंबर ये मैंने इसमें लिख दिया, गृह मंत्रालय भारत सरकार का है। जो मुख्य बिंदु में मैं बता देता हूँ। मुख्य बिंदु में नंबर 1 है, यदि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। जीरो एफआईआर तब दर्ज होती है जब पीड़ित सुरक्षित स्थान पर है और घटना का थाना क्षेत्र नहीं पता है, यह थाने की सीमा में नहीं है। पुलिस को यह बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हमारा क्षेत्र नहीं है, एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। एफआईआर को उपयुक्त जुरिडिक्शन वाले थाने में ट्रांसफर किया जा सकता है। यह एडवाइजरी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस थानों के लिए निर्देशात्मक इसमें बताई गई है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है सर, इसमें बताई गई है। अब इसमें ध्यान आप ये दे दें खाली, ये कानून नहीं है बल्कि संबंधित एक प्रशासनिक आदेश है। इसका पालन सभी थानों और राज्य पुलिस विभागों द्वारा किया जाता है ताकि जीरो एफआईआर का तंत्र पूरे देश में सुचारू रूप से काम कर सके। कानूनी आधार क्या है सर? जो मेन बताया, ललिता कुमारी विरुद्ध गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2013-14 एससीसी का जो फैसला है। और बीएनएसएस की जो बीएनएसएस 2023 की धारा 173, संज्ञेय अपराध की सूचना पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य बताया गया है। 175 में जांच अधिकारी को जांच की शक्ति दी गई है और 176 में जांच की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो ये तो सर हमारा महत्वपूर्ण चीज हुई। और इसमें जो जीरो एफआईआर अब बीएनएसएस 2023 में भी मान्य है। बीएनएसएस 2023 की धारा 173 में जो बताया है, इस सिद्धांत को पूर्ण समर्थन देती है। सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज करना, इसे जीरो एफआईआर बीएनएसएस में वैधानिक रूप से इसमें मान्यता दी गई है। मतलब जीरो एफआईआर पे अगर दर्ज की जाती है तो कानूनी रूप से मान्य होगी। जीरो एफआईआर मतलब एनीवेयर एफआईआर,
इसको आप सरल शब्दों में कहते हैं जीरो एफआईआर, मतलब एनीवेयर, कहीं भी एफआईआर, किसी भी थाने में एफआईआर आप दर्ज करा सकते हैं। धारा 173 बी एनएसएस 2023 की स्पष्ट करती है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही एफआईआर लिखना अनिवार्य है, चाहे वह जीरो एफआईआर ही क्यों ना हो। ये ललित कुमारी का जो निर्णय, वास्तव में हम इसको लैंडमार्क जजमेंट कैसे कह सकते हैं सर? क्योंकि इसके 5 कारण है सर इसको ऐतिहासिक फैसला कहने के। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है, इसे 5 जजों की पीठ ने दिया है। ऐसा निर्णय भारत के कानून में सबसे उच्च श्रेणी, टॉप अथॉरिटी होते हैं, इसलिए कोई पुलिस थाना, कोई राज्य सरकार, कोई अदालत इसके विरुद्ध नहीं जा सकती। दूसरा है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी एफआईआर का रूल बनाया। इस निर्णय ने पहले इस निर्णय से पहले पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देती थी कई बार। पहले जांच करेंगे फिर एफआईआर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी घोषित किया और कहा कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। यह भारत में पहली बार मैंडेटरी एफआईआर डॉक्ट्रिन बना। तीसरा पॉइंट है, जीरो एफआईआर की अवधारणा को कानूनी आधार मिला इससे। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। अधिकार क्षेत्र, ज्यूरिडिक्शन कोई बाधा नहीं है। यही जीरो एफआईआर का जन्म स्थान है। सीआरपीसी में शब्द नहीं था, पर सिद्धांत यहीं से निकलकर सामने आया। चौथा है, डिले इन एफआईआर अब पुलिस की गलती मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में डिले कोई बहाना नहीं है। इससे कई मामलों में पीड़ितों को न्याय मिला। पांचवा आधार है और आखिरी, पूरे भारत में एफआईआर कानून एक समान हो गया। पहले हर राज्य अपनी नीति बनाता था, अब एफआईआर दर्ज करने का नियम पूरे देश में एक जैसा कर दिया गया है। इस कारण इसे लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। उसके बाद सर हमारी डेफिनेशन चालू होती है। ये जो डेफिनेशन बुक में दी गई है वही मैंने वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ के भी बताई थी कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला उस क्षेत्र पर विचार किए बिना, यहाँ पर आप ध्यान रखिए, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना, यहाँ ये जो शब्द आया इसमें, जब आप दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वह जीरो पे दर्ज की जाएगी, इसलिए इसको जीरो एफआईआर कहा जाता है। इसका कानूनी अधिकार है हर व्यक्ति को करने का। ये इसमें पूरी डिटेल बताई गई है सर। ये जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताई थी, और इसकी इंग्लिश में भी मैंने इसको लिखा है बुक के अंदर। और एफआईआर का जो कानूनी महत्व है उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि एफआईआर आखिर ये होती क्या है। प्रथम इस सूचना रिपोर्ट, जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले वो थाने जाता है। फौजदारी से संबंधित मारपीट, लड़ाई झगड़ा, चोरी, हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, थाना प्रभारी संज्ञेय मामलों की तुरंत एफआईआर दर्ज करता है। जो भी घटना आपके साथ हुई वही एफआईआर कहलाती है। एफआईआर का मतलब क्या होता है? आपके साथ जो घटना घटित हुई है, जब आप जाकर थाने में उसको बताते हैं तो वो उनके द्वारा लिखी जाती है, इसी को एफआईआर कहा जाता है। ये सभी चीजें सर इसमें दी गई है ई बुक पीडीएफ के अंदर। मैं इस ई बुक पीडीएफ से आपका परिचित करा देता हूँ। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं जीरो एफआईआर क्या है, कब और कैसे दर्ज होती है। बीएनएसएस 2023 धारा 173 की संपूर्ण जानकारी। इसको कुल 7 अध्यायों में सर बांटा गया है और इसी के अंदर से मैंने जानकारी आपको दी है। डिस्क्लेमर इसमें दिया गया है और बीएनएसएस का परिचय इसमें दिया गया है सर। 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है और फौजदारी के केसों में अदालत में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके बारे में सारी प्रक्रिया इसमें बताई गई है। इसमें कुल 39 अध्याय हैं, 531 धाराएं हैं, 2 अनुसूचियां हैं और ये संपूर्ण भारत पर लागू है। और नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में और राज्य सरकार जब वहां पर कोई अधिसूचना या निर्णय जारी करेगी तब वहां ये इसको लागू माना जाएगा। ये इसमें बताया गया है, इसको मैंने प्रारंभ में लिख दिया है। अध्याय 1 में जीरो एफआईआर की संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई थी, ये अध्यायों से सर मैं आपको परिचित करा देता हूँ। ये मैं स्क्रॉल कर रहा था थोड़ा। अध्याय 2 में एफआईआर का महत्व और कानूनी आधार। अध्याय 3 में है बीएनएसएस 2023 धारा 173 का विस्तृत विश्लेषण। अध्याय 4 में है एफआईआर से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान। और अध्याय 5 में एफआईआर दर्ज करवाने की संपूर्ण व्यवहारिक मार्गदर्शिका। अध्याय 6 में एफआईआर के बाद पुलिस जांच का व्यवस्थित उद्देश्य। और अध्याय 7 में सरल व्याख्या, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखी थी, धारा 173 बीएनएसएस 2023 की संज्ञेय अपराध में एफआईआर कब और कैसे दर्ज होती है। उस अध्याय को इसमें मैंने बढ़ा दिया, शामिल कर दिया। उसकी वजह यह है कि हम एफआईआर पर ही चर्चा कर रहे हैं सर, प्रथम सूचना प्रतिवेदन, तो मैटर तो वही है हमारा। तो उस एक अध्याय को मैंने इसमें बढ़ा दिया। एफआईआर एक बड़ा जो है कि सर सेंसिटिव वर्ड है। एक जो सभ्य आदमी है, अगर उसको खबर लगती है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। उसका जिंदगी का चैन और सुकून खत्म हो जाता है। वो परेशान हो जाता है कि कहीं अब मुझे पुलिस ना पकड़ ले, क्या पता मेरी जमानत होगी कि नहीं। मतलब एक
कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज होना एक संज्ञेय अपराध में एक व्यक्ति के लिए एक मतलब रातों की नींद उड़ाने के समान है। तो एक एफआईआर बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है सर, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसीलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए जीरो एफआईआर बिना क्षेत्राधिकार को ध्यान में रखते हुए किसी भी आप थाने में दर्ज करवा सकते हैं जहां आप मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन बाद आप आपके गृह क्षेत्र में आए और वहां पर आपने एफआईआर दर्ज कराई। नो नो सर, ये ऐसा प्रतिबंध से बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है। और ये मैंने जानकारी आपको दी है ई बुक पीडीएफ के अंदर से। इस ई बुक की कीमत मेरे द्वारा 199 रुपीज, मात्र 199 रुपये रखी गई है। इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही अब आप 199 रुपीज का भुगतान करेंगे, वैसे ही आपकी ईमेल आईडी पर ये इसका मैसेज आ जाएगा डाउनलोड का, और डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। आप जब उस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल फोन पर, कंप्यूटर पर, स्मार्टफोन पर। आप कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं। इसमें बड़े महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी अब दी गई है। ये जो ललित कुमारी का जो फैसला है, इसकी पूरी डिटेल और सरल व्याख्या भी इस ई बुक पीडीएफ के अंदर की गई है। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक सिर्फ जीरो एफआईआर पर है सर। और जीरो एफआईआर हुआ, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध और एफआईआर, ये 4 चीजें हैं। जैसे हम इस पे भी बात कर लेते हैं। संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं? कॉन्जिबल अफेंस और नॉन कॉन्जिबल अफेंस। कॉन्जिबल अफेंस वो होता है जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। नॉन कॉन्जिबल अफेंस वो होता है जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसी प्रकार से एफआईआर क्या होती है? इसको प्रथम सूचना प्रतिवेदन भी कहा जाता है। चाहे वो जीरो पे हो, चाहे वो क्रमांक पे दर्ज हो, वो रहती दोनों एफआईआर ही है। सिर्फ फर्क इतना रहता है दोनों में कि जो जुरिडिक्शन वाले क्षेत्र में, जिस क्षेत्राधिकार के अंदर आप रहते हैं और वहां आपके साथ कोई घटना हुई है, उदाहरण के तौर पे आपका आपके पड़ोसी से विवाद हो गया कचरा फेंकने की बात पर, या कोई अन्य बात पर विवाद हो गया, आपकी गाली गलौज हो गई, थापड़ मुक्के से मारपीट हो गई, तो आपने जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, आपके पुलिस थाने में जो आपके जुरिडिक्शन में आता है। तो वहां पर उसको एक नंबर पर दर्ज किया जाएगा। जैसे 022/2024 और दिनांक लिखी जाएगी। पूरा वो एफआईआर का प्रोफार्मा होता है वो उसमें। तो ये नंबर वाली एफआईआर हो गई। अब सिचुएशन जो मैंने आपको बताई थी कुछ ऐसी है कि आपके साथ जो है कि आप कहीं घूमने गए, जो आप प्लेटफार्म पर उतरे और वहां आपका पर्स चोरी हो गया और ट्रेन चलने का टाइम हो गया 2 मिनट के अंदर ही। आप ट्रेन में बैठे, आप अगले शहर में आए, अब वहां आपके पास काफी समय है, तो आप वहां उतरकर उस थाने में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जब आप वहां सूचना देंगे तो वो भी एफआईआर ही रहेगी, लेकिन जीरो पे दर्ज होगी। ये इसमें प्रावधान है। संज्ञेय मामलों में जो है कि पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करेगी और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करेगी 173 के तहत। इसी प्रकार से असंज्ञेय मामले जो होते हैं उसमें पहले 155 में प्रावधान दिए गए थे दंड प्रक्रिया संहिता में, जो है 1973 में, और अब जो है कि 174 में कर दिए गए सर। वो 174 में असंज्ञेय मामलों की इतला के बारे में, असंज्ञेय मामलों के बारे में इतला और ऐसे मामलों के इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी आप सर जानते हैं, इस पे मैंने पिछले वीडियो में जानकारी दे दी है। आज का हमारा तो मुख्य टॉपिक था जीरो एफआईआर। आखिर जीरो एफआईआर क्या है और कब और कैसे दर्ज होती है, तो उस पर सर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। और आपको फिर बता दूं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 में जो परिभाषा बताई गई है कि जैसे ही किसी के साथ कोई संज्ञेय अपराध होता है वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है, तो उसी के अंदर ही जीरो एफआईआर को भी माना गया है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो जीरो पे दर्ज की जाती है, इसलिए जीरो एफआईआर कहलाती है। और जो दूसरी एफआईआर उस जुरिडिक्शन में आती है, वो नंबर पे जो दर्ज की जाती है, तो उसको जीरो एफआईआर नहीं बोला जाता। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और जो जीरो एफआईआर की डेफिनेशन भी आपकी समझ में आ गई होगी। और मैंने अभी जस्ट पुलिस रिपोर्ट पे भी वीडियो बनाए हैं, खात्मा खारिजा रिपोर्ट पे। एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस के द्वारा कोर्ट में या तो चार्जशीट पेश की जाती है पूरे चालान के साथ, या खात्मा खारिजा रिपोर्ट। अब यदि आपके साथ घटना हुई है, अपराध हुआ है और संज्ञेय अपराध हुआ है, उसके बाद भी पुलिस खात्मा खारिजा रिपोर्ट करती है, तब आप क्या करेंगे? तो उस पर प्रोटेस्ट पिटीशन आपको दाखिल करना होगी। आपत्ति पत्र वो किस प्रकार से दाखिल किया जाएगा, उसकी ड्राफ्ट क्या होगी, इस पे मैं पिछला वीडियो सर बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, और उसकी ई बुक पीडीएफ भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसी प्रकार से यदि थाना प्रभारी महोदय अब आपकी सूचना लेने से ही मना कर दें, अपराध जो है कि माने कि कोई अपराध ही नहीं हुआ, एफआईआर ही दर्ज ना करें, तब आपको क्या करना होगा? तो आपको पुलिस अधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से सूचना देना होगी। उसके बाद भी यदि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है,
तब आप मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष आवेदन देंगे। धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश करेंगे। उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी, आपकी जांच होगी। तो ये इस पे भी सर मैं पिछला वीडियो बना चुका हूँ मेरे चैनल पर, तकरीबन 1 घंटे 35 मिनट का एक वीडियो, और एक वीडियो 1 घंटे 16 मिनट का है सर। पूरी बारीकी के साथ, पूरी धाराओं के साथ, सर्वोच्च न्यायालयों के फैसलों के साथ, सरल उदाहरणों के साथ उन वीडियो में इन टॉपिकों को मैंने समझाया है, क्लोजर रिपोर्ट को, एफआईआर को। आप मेरे चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। उनकी ई बुक पीडीएफ भी उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मौजूद है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।